सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त वहाँ में मौजूद। सर ये बताइए कि कराची से शुरू करते हैं। कराची में तो हर तरफ पानी 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 पानी, क्या हो गया वहाँ पे? जी बिल्कुल, जो कराची की एडमिनिस्ट्रेटर है और जो कराची की इंतजामिया है और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो बहुत बड़े दावे करती थी कि हमारा कराची और हमारा सिंध बड़ा महफूज है और वहाँ पर जो सहूलतें हैं वो आपके सामने है। सारा कुछ है कि 2-3 दिन की बारिश से पूरा शहर डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हुआ है। और अभी मजीद जो है उन्होंने कहा है कि 23 तारीख से एक बड़ा स्पेल जो है वो बारिशों का शुरू हो रहा है, जिसके साथ पूरे मुल्क में बारिशें होंगी। तो वहां पर जो अभी 2 रोज से बारिशें हो रही है उसके अंदर इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि सड़कों के ऊपर, अंडर पासिस के ऊपर 4-4 4.5 फुट पानी खड़ा हुआ है। और वहां पर बाज लोगों के ऊपर छतें जो है वो भी गिरने की इतराज मिली है, करंट लगने के भी वाकयात हुए हैं। तो कराची के अंदर जो बारिश के पानी की वजह से सूरत हाल है वो बहुत ही खराब है। और वहां पर इतने मुश्किल हालात है कि वहां पे एक तो लाइट का इंतजाम कोई नहीं है, लाइट मुसलसल गई हुई है, फीडर स्ट्रिप कर चुके हैं। और दूसरी सड़कें वगैरह जो बिल्कुल दरिया का मंजर पेश कर रही है ना, आप बिल्कुल एक 24 घंटे के लिए घर के अंदर बाउंड हो गए हैं, लाइट भी नहीं है, ऊपर से आप बाहर भी नहीं जा सकते। और मजीद बारिशें जो है वो हो रही है। और इंतजामिया जो है वो यही कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं जी, बारिश रुकती है तो कुछ करते हैं। ये इंतजाम तो पहले किए होने चाहिए ताकि इनको पता लगे कि मानसून का स्पेल है, मानसून में ये बातें होती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ दावे के दावे सारे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब वाकया होता है उसके बाद कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती। अब आपके सामने है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से परेशानी का सामना है। अच्छा, लाहौर की क्या सूरत हाल है? यहाँ रावी और इर्द गिर्द के इलाकों में इस वक्त क्या पानी आ रहा है? पानी खत्म हो गया? क्या हुआ वहाँ? जी, लाहौर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में कल भी शाम से लेकर रात को भी और आज सुबह भी जो है वक्फे वक्फे से बारिश जो है रिकॉर्ड हुई है। लेकिन वहां पर किसी जगह के ऊपर लाहौर में जो अभी तक पानी खड़े होने की इतलात नहीं मिली। 2 घंटा 1.5 घंटा जो बारिश हुई है, जो पोश इलाके हैं जैसे डिफेंस है, जौहर टाउन का इलाका है, फिरोजपुर रोड है, ठोकर न्याज बेग है, यहाँ पर बारिश सुबह के वक्त हुई थी जिससे मौसम खुशगवार हो गया था। लेकिन जो पानी की सिचुएशन है वो अभी तक ऐसी नहीं है कि हम ये कह सके कि बारिश हुई और पानी खड़ा हो गया, लोगों को मुश्किल आता है। बारिश के साथ जैसे ही बारिश खत्म होती है तो वासा की टीमें और पंप्स तो गाड़ियां लेकर वहां पहुंच जाती हैं। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि लाहौर की कंडीशन जो है कराची से थोड़ी बेहतर है। लेकिन यहाँ पर अभी तक इस अंदाज से जो है वो बारिशों का स्पेल नहीं आया। वक्फे वक्फे से बारिश होती है, खत्म हो जाती है, जब खत्म होती है तो पीछे से फिर 1 से 2 घंटे में पानी निकल जाता है। तो ये सारा जो मामला है ये इस तरीके से फिलहाल अभी गवर्नमेंट जो है इसको हैंडल कर रही है। अच्छा, चिन्योट, दरियाए चिनाब और रबुआ, चिनाब नगर, इस इलाके से भी हमारे पास इतला है। क्या वहाँ पे सुना इर्द गिर्द के गांव में पानी आ गया जी? जी बिल्कुल, जो सील से दरियाए चिनाब है, सतलुज है और रावी है, इसके अंदर मुसलसल फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। इसी तरह दरियाए चिनाब के जो करीब मसाफात के इलाके हैं वहां पर भी जो पानी का रेला है वो 80,000 क्यूसेक के करीब गुजर रहा है। और कोशिश ये की जा रही थी कि मुसलसल जो उनको बताया जा रहा है कि आप यहाँ से जो है वो नकल मकानी करते किसी सेफ जगह पर चले जाए। तो फिलहाल वहां पर जो करीब के गाँव है उनको खाली करा लिया गया है ताकि पानी जो है वो वहां पर ज्यादा जो है नुकसान ना, किसी जानी नुकसान का पेश का मतलब बन सके। तो ये तीनों दरियाओं के अंदर जो निचले दर्जे का या दरमियाने दर्जे का जिसे सैलाब कहते हैं वो हो सकता है। लाहौर में भी जसर के मुकाम पर, हैड सुलेमान की के मुकाम पर, शादरा के मुकाम पर जो पानी है वो 40,000 से 45,000 50,000 क्यूसेक गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड वार्निंग की वजह से तमाम रेस्क्यू इदारे अलर्ट है और जो लोग हैं उनको वहां से रेस्क्यू कर दिए गए हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी तक वहीं पर मौजूद है, तो जो ये कहते हैं कि हमने वहीं पर रहना है। तो इसी तरह ये तीनों इलाके जो है जैसे लाहौर है और ये चनियोट का इलाका है, चिनाब नगर है, इसके मदाफात में जो गांव है जो बिल्कुल दरिया के ऊपर है उनको खाली फारसी तौर पर खाली करवा लिया गया है ताकि जो पानी है उसको जब जैसे ही पानी कम होगा तो जैसे ही इसके अंदर कमी आएगी तो फिर लोगों को वापस वहां पे रेस्क्यू करके वापस बुला लिया जाएगा। थोड़ा सा सवाद के बारे में बता दें मुख्तसर। जी, समाज के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। जो अब तक की ताज़ा-तरीन इतलात के मुताबिक वहाँ के 5 से 6 इलाके मिट्टी के सोते के अंदर गिरने की वजह से आप गाँव कह सकते हैं वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए हैं। और टोटल जो गवर्नमेंट ने अभी तक डिटेल फिगर तो नहीं बताई, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 से 1300 घर जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और जानी नुकसान की बात करें तो तकरीबन 650 के करीब जो है वो जानी
अब जो कि हॉस्पिटल में या रेस्क्यूदारों को पता लग गया, लेकिन अभी तक लोगों का यही कहना है कि बाज लोगों के अंदर नीचे लाशें जो है वो अभी भी मौजूद है घरों के अंदर, जो बिल्कुल तोड़े गिर चुके हैं। तो बाज लोगों पे तो ऐसी सिचुएशन है कि नीचे खा रहा है, ऊपर मट्टी का तोड़ा है, तो उनको उसी जगह पे इसी तरह तस्वर कर लिया गया कि अब इनकी यही कब्र बच चुकी है, क्योंकि अब इनको अब इतनी मट्टी को वहां से उठा कर फिर निकाल के दफनाने का जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो सवात, बटग्राम और बाग ये इलाके बारिशों और सैलाबी रेले की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं और लैंडस्लाइडिंग मुसलसल जारी है और वक्फे वक्फे से बारिशें जो है वो भी जारी है। बारिशें कुछ देर के लिए हटती है, लेकिन जैसे ही वक्त शाम का वक्त होता है तो फिर उसी तरह बादल जो है वो आते हैं और बारिश होती है। तो उसके लिए अभी तक परेशानी का सिलसिला जो है वो बना हुआ है। अच्छा, कल एक और कत्ल हुआ, मजहबी नफरत की वजह से हुआ है, क्रिश्चियन के कत्ल की इतला जो आपने दी थी, जरा तफसील बता दीजिए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये जो सियालकोट का इलाका है नेकापुरा, वहां पर जो एक इलाका है अब्दुल्ला कॉलोनी चर्च वाली बड़ी मशहूर है, वहां पर एक क्रिश्चियन जो है वो नौजवान था, तो उसको के मसीही नौजवान को छुरियों के वार करके जो कत्ल कर दिया, तो जो उसका नाम था सलीम मसीह। तो तफसीलात हमारे सामने आई है वो ये है कि वहां पर एक ईलिया नाम का लड़का था जो कि वहां से गुजर रहा था चर्च वाली गली से, तो उसको दो लड़कों ने वहां पर छेड़ा है। तो उसके चचा ने बताया है कि इस एरिया को जो दो अफराद छेड़ रहे थे, तो उसके बाद लड़के की और उसके चचा की आपस में दो नौजवानों के साथ तल्ख कलामी हो गई और सलीम मसीह जो है वो ये शोर सुन के बाहर आया। तो उसने आके जब इनके दरमियान में रफा दफा करवाने की कोशिश की है, तो उन लोगों ने इस वजह से कि आप हमारे दरमियान में आके सुलह करवा रहे हो, हमें रोक रहे हो, उन लोगों ने इसको छुरियों के वार किए, जिसकी वजह से ये लड़का जो है अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गया। उसके बाद जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वहां पर जाके एहतजाज किया कि इससे पहले भी हमारी यहाँ पर चर्च वाली गली में आकर लोग जो है हमें धमकी में गुफ्तगू करते हैं, हमारी धमकियां देते हैं और हमारे साथ नादिमा जुबान इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती। और इस तरह की ये वाकया हमारे साथ होते रहते हैं। और अब ये कत्ल का वाकया हो गया, जो नौजवान था सलीम मसीह, इसको दो जो अफराद थे इस सलमान शाह और बिलाल वहीद, उन लोगों ने छुरियों के कत्ल वार करके इसको कत्ल कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने पहले ये कोशिश की थी कि हम लाश को सड़क पर एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि आप फिक्र न करें, हम जो मुलजमान है उसको बहुत जल्द पकड़ेंगे और उनको करार वाकई सजा देंगे और इनके मुताबिक जो भी FIR बनती है उनके मुताबिक देंगे। तो उसके बाद जो सलीम मसीह के खानदान है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एहतजाज नहीं करते, आप हमारे साथ तावन करें। तो ये वाकया पेश आया था। सर, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई। कल को रिक्शा वाला 5 घंटे तक खंबे पे चढ़ा रहा, फिर मुज़ाकरात चलते रहे, फिर उसको उतारा। तो ये बताइए, ये जो रिक्शे ड्राइवर है उनके चलान होते हैं, बड़े महंगे चलान है। जी ये लाहौर का वाकया है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लाहौर का वाकया था। तो मियाँ बीवी में चपकश हुई है, वो रिक्शा ड्राइवर था, तो वो जो जब उसके बेटे उसको बनाया गया तो वो खंबे के ऊपर जो हाई वोल्टेज 11,000 kV का खंबा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसने फिर ये डिमांड की कि जी मुझे मीडिया की हैसियत है, मीडिया के लोग मेरे पास आए। तो उसके बाद जो मुतल्लिका SP इन्वेस्टिगेशन थे वो फिर एक मीडिया पर्सन और एक साथ कैमरामैन के रूप में ऊपर चले गए हैं, स्टार क्रेन के जरिए ऊपर गए, उससे बातचीत की है। तो ये बात सामने आई कि वो 2 दिन से भूखा था और गुर्बत की वजह से गाना उसके घर में 2 दिन से चूल्हा चला था और उसने जो रक्षा लिया हुआ वो भी इंस्टॉलमेंट में था। इसी मामले में उसकी बीवी के बच्चों के साथ 2-3 दिन से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो इसलिए उसने खुदकुशी की नीयत से जो है वो खंबे के ऊपर चढ़ा था। तो उसके बाद भी ये जो SP साहब इन्वेस्टिगेशन और मुदाखलत करके उसको नीचे उतारा, तो उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। तो कोशिश तो यही थी, तो उसने वापस बयान किया है कि मेरी मरियम नवाज जो वजीर आला है उनसे ये गुजारिश है कि गुर्बत और ये बेजा चलान करने की वजह से हमारी रोजगार इतना ज्यादा है नहीं है जितना आप कमाते हैं, लेकिन जितना कमा लेते हैं तो पुलिस हमें नाजायज तौर पे जो है चलान करती है और हमें तंग करती है और हमें 2-3 हज़ार रोज का चलान भरना पड़ता है। हमारी आमदनी इतनी नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है, आप अपने घर का अखराजात घर पूरे नहीं कर सकते। तो जो मुफ्ती ज़राए हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इसकी माली इमदाद भी की जाएगी और इसकी जो मुश्किलात है उसको दूर किया जाएगा। तकरीबन ये सारा काम जो है 5 से 6 घंटे जारी रहा, तो उसके बाद फिर ये रात को जाके कहीं इसको ये वाकया खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। कल एक केस और मेरे सामने है। केस तो इतने पाकिस्तान में है क्योंकि हमारे हुक्मरानों को तो पिकनिक से फुर्सत नहीं है कि वो कहता मैं पता नहीं रिक्शे में सिलेंडर था और सिलेंडर जो है पुलिस निकाल के ले गई दूसरी दफ़ा। कहता रिक्शा इधर ही खड़ा है और मैं इसी पे को काम शाम करके रोटी रोज़ी के लिए अपने बच्चों के लिए निकलता हूँ। तो वो परेशान बंदा खड़ा था। हर गली मोड़ मोहल्ले में इस तरह के केस सामने आते हैं। लोग
जान अपनी देने के लिए तैयार हो रहे कि मर जो बेहतर है ऐसी ज़िंदगी से। मरियम है, वो तो आपको पता है अपनी सहेलियों के साथ जापान और इधर-उधर याशी उनकी वो अपना टिकटॉक, जी हाँ, वो चल रही हैं और वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अपने मुल्क में गुर्बत, अफलास, भूख, हर जगह पे लोग जो हैं जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपको पता ही है। तो मकसद ये है जब हुक्मरानों को एहसास ना हो, जब इनको ये ख्याल ना रहे कि ये लोग जो हैं ये हमारे हैं। अगर जापान गई हैं तो वहाँ पे ये भी देखना था कि उनकी गवर्नमेंट अपने लोगों के बारे में क्या सोचती है। उनकी गवर्नमेंट ने अपने लोगों को क्या सहूलतें दी हुई हैं, तो आपने क्या दिया होगा? आपने सिवाय परेशानी की और कोई चीज़ अवाम को नहीं दी। तो फिर आपको पता चलता। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से आज हमारे साथ होंगे और खान साहब से बड़े अहम सवालात हैं। इमरान खान की कल जो ज़मानतें हुई हैं उसके बाद अजीबोगरीब सूरत हाल है और ऐसा लग रहा कि कोई कह रहा है इमरान खान की रिहाई हो रही है, कोई कह रहा नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खान साहब, ज़मानतें होगी मगर केस तो 200 है उसके ऊपर। देखिए, केस तो आपको भी पता है, सब दुनिया को पता है। केस तो बनाए गए हैं उसको दबाव में लाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, उसको ये बात समझाने के लिए कि भाई फौज के साथ पंगा नहीं लेते। 200 केसेस में जान तो किसी केस में भी नहीं है, ये सबको पता है जी। और क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो हाकिम का साथ देती हैं, इसलिए ये केसेस जो हैं वो अब तक लटकते चले आ रहे हैं। इनमें सबसे सीरियस केस जो बनता था गद्दारी का, जिसपे सबसे ज्यादा शुक्र डाला गया था, वो 9 मई के केसेस थे। 8 केसेस थे और उसी में उसको ज्यादा लटकाया जा रहा था। आपको पता है वो जो जेवर रखने का या घड़ी का मुकदमा जो था उसमें तो कोई जान नहीं थी, वो भी सबको पता है, सिर्फ लटकाने के लिए, उसको तंग करने के लिए। उस केस को इतना खींचा गया 2 साल उसी में गुजार दिए इन लोगों ने। असल तो केस ये इस पे था कि भाई इसके लिए फौज बार बार बयान भी देती थी कि भाई जो गद्दारी करेगा या मुल्क के साथ गद्दारी करे या शहदा के साथ गद्दारी करे उसको नहीं बख्शना चाहिए। इस किस्म के बयान फौज की तरफ से कसरत से आते रहते थे। अब कुछ हफ्ते से उस बयानों में कमी आ रही थी, तो उससे ये अंदाजा लोग लगा रहे थे कि शायद फौज के साथ कोई डील का मामला जो है या जो इमरान खान साहब की जो जिद थी वो शायद अपनी जिद से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। इस किस्म की खबरें आनी शुरू हो गई थी और उसलिए आप देख लें कि भाई कल जो है 8 के 8 मुकदमात में जो 9 मई के मुकदमात, मेन मुकदमा जो उन पे था, उसकी जो है जमानतें हो गई। अब इसका अगर आप इस कार्रवाई का जायजा लें सुप्रीम कोर्ट की, तो उससे यही लगता है कि भाई ये किसी डील का नतीजा है या कुछ न कुछ हालात में पलटा खा रहे हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। एक दिन आप देख लें समाअत की डेट है, उस दिन प्रोसिक्यूटर जो है पंजाब का नहीं आता, जी मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। अगले दिन एक दिन में उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, उस 24 घंटे के दौरान जज बदल जाता है, एक नया जज जिसमें शामिल कर दिया जाता है और अगले दिन ही वो 3 की जो नया बेंच बनता है वो 8 के 8 मुकदमात में जमानत ले लेता है। तो इसलिए इम्कान यही नजर आ रहा है कि भाई शायद कुछ अब या तो इमरान खान साहब पीछे हट गए अपनी इज्जत से और अब देखना यह है कि या इनके बाद जो बाकी मुकदमात हैं उनकी भी जमानतें अगर होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर तो यह है कि भाई आप वाकई एक इमरान खान तरीके इंसाफ जो है उनके लिए कोई बेहतर हालात की फिजा जो है पैदा होगी जा रही है। अब इस फिजा को कायम रखना ये इमरान खान की क़ियादत, तहरीक इंसाफ की क़ियादत या तहरीक इंसाफ के कारकुनों में है। अगर तो वो इसको अपनी जीत बनाकर पेश करेंगे तो वो गलती करेंगे। ये सबको पता है कि भाई दिल जोर लगा लिया आपने 2 साल तक, 3 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसलिए अगर फौज इस बात पर राजी हो ही गई एस्टेब्लिशमेंट कि हाँ इनको कुछ नरम गोशा अख्तियार कर लिए जाए इनके बारे में,
तो फिर उसको मजीद नरम की तरफ जाना चाहिए, ना कि ऐसे हालात। कोई तड़ी लगाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, कोई मुकाबले वाली बात नहीं करनी चाहिए, और अपने लिए जो है वो सियासी मैदान जो है उसको जीतने के लिए अपनी मेहनत करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो वोट हासिल कर सकें और अगले इलेक्शन में उनको उस शिकस्त का सामना न करना पड़े तो ये सफर करना पड़ा, या जो कारकुनान उनसे बददिल होके या हिम्मत हार के पीछे हट गए उनको दोबारा जो है वो फील्ड में लाए और अपने कारकुनों की तादाद बढ़ाएं, अपने वोटर्स की तादाद बढ़ाएं। और इस जो पीरियड चल रहा है इस वक्त का कौमी असम्बली का, इसमें हुकूमत हासिल करना या हुकूमत से लड़ाई लड़ने की बजाय जो अगला इलेक्शन सर पे आने वाला है, तो ज्यादा वक्त नहीं रह गया, 2 साल 3 साल में गुजरते पता नहीं लगता, उसको जीतने के लिए मैदान जो है वो क्लियर करना चाहिए। फिर तो तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी। और अगर फिर वही सियासी गलती की पहले वाली कि भाई हर एक से झगड़ा, हर एक के खिलाफ बयानबाजी, तो फिर ये है कि भाई उनको शायद वो कुछ हासिल ना कर सके जो उसका सियासी कारकुन या पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। हाँ साहब, एक दो सवालात जरा मुख्तसर जवाब दीजिए। ये फौज के साथ जो डील होगी या नरमी, ये भी आ रही है सामने चीज़ें कि चीफ साहब के लिए कुछ नवाज शरीफ का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है, वो तब्दील करना चाहते हैं। तो ये कहीं ऐसी गेम तो नहीं डालने चाहते कि ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप नहीं तो ये है और ये नहीं तो आप है, क्योंकि मुकदमात तो दूसरी पार्टी पे भी बेशुमार है और यही चीज़ें जो है इसका वो फ़ायदा उठाती थर्ड पार्टी जो है कि आपको अंदर कर देंगे, आपको बाहर ले आएंगे। लेकिन ये खेल हमेशा से पाकिस्तान में खेला गया है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास हर एक की फाइल होती है। हाँ। इसलिए वो जिसको दबाना चाहते हैं, जिसको उभारना चाहते हैं, वो उस फाइलों को खोल के उनके सामने रख देते हैं। इसलिए बईद कोई नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में अब नहीं रहे सियासत के घोड़ों में कि वो कोई तब्दीली ला सके या उनके कहने पे जो है वो कोई तब्दीली ले आए। एस्टेब्लिशमेंट उनको साइड पे रखा हुआ है और वो साइड पे ही रखेगी। अब एस्टेब्लिशमेंट ने चुन लिया हुआ है मुस्लिम लीग नून में से जिन लोगों के साथ उन्होंने काम करना है, उन्हीं के साथ वो काम करेंगे। नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी पार्टी में रहेगी, लेकिन एक्टिवली कोई रोल वो अदा कर नहीं सकेंगे। अच्छा खान साहब, कल इमरान खान के भांजे को उठा लिया गया, अलीमा खान के बेटे को, और 27 महीने बाद इनको याद आ गया कि उस पर भी 9 मई के मुकदमात बनने चाहिए और उसको भी गिरफ्तार करके लेगी पुलिस। हो सकता है कुछ किसी मामले में कोई दबाव में लाना हो उनको, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया हो। ये भी मुमकिन है कि जो तहकीकात अब केसेस चलने शुरू हुए हैं उनके अंदर कोई ऐसा गवाही किसी ने दे दी हो जिसके अंदर वो मुलजिम साबित होता हो और उसको इसलिए उठा लिया हो। दोनों इम्कान मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान के वजीर खारजा का दौरा चाइना, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। पाकिस्तान के वजीर खारजा तो नहीं, चाइना के वजीर खारजा, चाइना के वजीर खारजा, सॉरी, हाँ जी, पाकिस्तान आए हुए हैं। हाँ जी। लेकिन वही बात है कि भाई जो तस्वीरें शाया हुई हैं वो सिविल गवर्नमेंट के साथ उनकी इतने नहीं नजर आ रहे जितना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो मीटिंग हुई है उसको ज्यादा नुमाया करके पेश किया जा रहा है। बात यह है, देखें मुबारक साहब, दुनिया के अंदर जब हालात बदलते हैं तो जो कौमें सियासी तौर पर एक्टिव होती हैं वो फौरन अपने जो है उससे फायदा उठाती हैं जी। आपने देखा कि रूस के तेल खरीदने की वजह से भारत पर पाबंदी लगाई अमेरिका ने उसके ट्रेड के ऊपर कि भाई उसके ऊपर महसूल ड्यूटी या 25 से 50% करने की धमकी दी और रूस को, भारत को मना किया कि रूस का तेल मत खरीदे, क्योंकि रूस वो तेल खरीद के वो इनको सीआईए की इंफॉर्मेशन ये है कि ये आगे भी बेच रहा है, उससे पैसे बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब हमारी जंग शुरू हुई है यूक्रेन की, तो उस वक्त $1 का तेल नहीं खरीदता था भारत। अब जो है वो 40% भारत का तेल, रूस का तेल जो है वो इस वक्त भारत खरीद रहा है और उसको आगे फरोख्त कर पैसे बना रहा है। उस पर उन्होंने भारत को जो धमकी दी थी अमेरिका ने, फौरी तौर पे भारत ने चीन के साथ सुलह करने की कोशिश की है। और आप ये देख लें कि
20 के अंदर जो झड़प हुई थी, कल की बात है, 5 साल गुजरते पता नहीं लगता। इसमें 20 भारतीय हलाक हुए थे और 4 चीनी फौजी हलाक हुए। वहां से इनके दरमियान ताल्लुकात जो है खराब हुए चीन और भारत के, और बिल्कुल दुश्मनी वाली कैफियत पैदा हो गई एक दूसरे के दरमियान, और फरदों पर फौजी ने जो लगा दी। लेकिन जो खास बात यह है, भारत ने फट फायदा उठाया और जो है चीन के साथ दोस्ती की तरफ कदम उठाया है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर देख लें, उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेप उठा लिए हैं। अब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम एक दूसरे को ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखना चाहते हैं, ना कि मुखालिफ के तौर पर। मतलब ये है कि जब तो एक दरवाजा बंद होगा, उन्होंने अमेरिका का दरवाजा बंद होता है तो चीन के साथ दरवाजा खोलने के लिए कह देंगे कि हम आपके ट्रेड पार्टनर हैं और हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं। फिर ये लद्दाख का सरहदी इलाका जो है, वहाँ जो एक्स्ट्रा फौज लगाई गई है, उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर फौज जो है पीछे हटा लेते हैं, वहाँ सिर्फ बॉर्डर पुलिस जो है वो रहेगी। इसी तरह 3488 किलोमीटर का जो तवील सरहद है भारत और रूस की, उस पर उन्होंने कहा कि हम तजारत के लिए दोबारा नए रास्ते जो है वो बॉर्डर खोलेंगे ताकि वहां से तजारत हो सके। फिर मोदी साहब ने कह दिया कि मैं जल्द चीन का दौरा करूंगा। अब ये भी आना शुरू हो गया कि शायद हो सकता है वो सितंबर के अंदर ही चीन का दौरा जो है वो शुरू कर दें। इस तरह चीन और पाकिस्तान के भारत के दरमियान बराह रास्त प्रवासें जो है वो दोबारा शुरू कर दी जाएंगी, जो कि 2020 से मुअत्तल थी। फिर वीजा कवानीन जो है उन्होंने नरमी कर दी है। इसलिए पूरी दुनिया के हालात बदलने से फायदा उठाना चाहिए। और अगर भारत का सुलह हो जाती है भारत और चीन के दरमियान, तो ये पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है तो वो चीन पर कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के अंदर, तो हमारा कोई मददगार है या हमारी बात को सुनता है या हमारी मदद के लिए कोई खड़ा होता है तो वो चीन है। तो अगर चीन के साथ जो अफगानिस्तान में झगड़ा पाकिस्तान का चल रहा है, तो अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की बात पर यकीन नहीं करती, एतमाद नहीं करती, उसको भी चीन ने ही हल किया है। अब चीन ने सैफ अफ्रीकी मीटिंग शुरू कर दी है कि चीन दरमियान में सालिस के तौर पर बैठता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन मिलकर लोग उसके लिए 2-3 इजलास हो चुके हैं। अभी बुध के दिन भी काबुल के अंदर इजलास हुआ है और उसके बाद ही चीनी वज़ीर ख़ारिजा यहाँ आए हैं। तो ये अच्छा इकदाम है। अगर चीन तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जिसने की थी सीपेक के अंदर, जिसके अंदर अब किस्तें उसको वापस मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलनी शुरू हुई। अभी भी सीपेक खत्म नहीं हुआ और उसके बाद भी 2 जिसे कहते हैं किस्तें पीरियड्स गुजर चुके हैं और उससे एक पैसा नहीं मिला वापस। तो अब उसने सिवाय इसके कि वो उसको म्याद को बढ़ा दे और उसके पास कुछ चारा नहीं है, लेकिन वो अपना पैसा जाया भी नहीं होने देना चाहता। तो इसलिए वो चाहता है कि भाई इस खित्ते के अंदर कोई ना कोई अमन की फिजा कायम हो। इसीलिए वो अफगानिस्तान के साथ भी इन्वॉल्व हो गया है मामलात में और भारत के साथ मामलात में भी इन्वॉल्व होगा, ताकि दोनों बॉर्डर जहां से दहशतगर्दी का खतरा है पाकिस्तान को रहता है, या वो ऐलान करता है, या फितरतुल ख़वारिज जो कहते हैं हिंदुस्तान का, उसको कमी आए। इसका यकीन ये फायदा जरूर होगा अगर भारत और चीन और पाकिस्तान का जो अब का दौरा है, इस दौरे से मैं समझता हूँ ये नतीजा जरूर निकलेगा कि ये दोनों बॉर्डर जो पाकिस्तान में इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ से दहशतगर्दी होती है या भारत इन्वॉल्व है, उसमें यकीन कमी आएगी। हाँ साहब, आखिर पे ये बताइए, जिस तरह ये अचानक इतनी नज़दीकी बढ़ रही है इंडिया और चाइना की, तो पाकिस्तान ने आपने बता तो दी ये बात, लेकिन देख रही हैं आपके इंडिया के साथ कोई तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? देखें, सबक तो इंसान को सीखना चाहिए, लेकिन हमारी ये जो 79 ईयर्स की दुश्मनी है इसमें हम कमी होते हुए नहीं देखते। लेकिन दुनिया यही कहती है कि इसकी वजह जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। वो इस्टेब्लिशमेंट को इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं रहती। अगर इंडिया के साथ तजारत शुरू हो जाती है या कल्चरल सकाफती आर-जार शुरू हो जाती है, टूरिज्म खुल जाता है, तो फिर यकीनन उस महाजराई में कमी आ जाएगी जो कश्मीर के नाम पर हम दुनिया के अंदर शो डालते हैं, ये जारी रखी हुई है। तो वो उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट की, इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत बाकी नहीं रहती और उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट कमी नहीं होने देना चाहती। इसी वजह से ये जो इंटरनेशनल राय है दुनिया ने कायम की
वो ये है कि ये वो वजह बनी हुई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, और वो फिर यह तल्लुकात को, सियासी तल्लुकात को बहाल नहीं होने देती, या दूसरे दोनों मुल्कों की हुकूमतों को, आवाम को एक दूसरे के करीब नहीं आने देती। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब का। ना जी, ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल। हर बंदे के अपने ख्यालात हैं, मगर मैंने 3 साल पहले ये कहा था कि इमरान खान को इतनी जल्दी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। ये जो हमारे थर्ड पार्टी है, ये दोनों तरफ खेल रही है और ब्लैकमेल किया जाता है, और हो सकता है कि जो नून लीग है उसने आंखें दिखाई हो और कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब घर चले जाए। पिछले दिनों जो खबरें हमने भी दी थी आपको, और अब यहाँ पे ये पता जो है वो खेला जा रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक यक्के का पता उनके पास ही है। दोनों पे मुकदमात हैं, 200 इस पे है तो 200 उस पे, दूसरी पार्टी के लोगों पे। इन मुकदमात का खान साहब ने कहा कि उनके पास कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तो इतने मेरा ख्याल है कि जल्दी ये काम ठीक होने वाला नहीं। चैनल को सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। आज ये चीमा साहब से पूछेंगे, चीमा साहब, इमरान खान की रिहाई हो रही है? जी मुबारक साहब, बड़ी इसके ऊपर बात हो रही है, बड़े तजिए आ रहे हैं। तो आपका तजिया इंशाल्लाह हमारा तजिया, आपका तजिया मुनफरद होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। कि ये जो लोलीपॉप है ना, ये एक लोलीपॉप है जो निजामुद्दीन ये चाहता है कि दुनिया को बताऊं कि कल को ये कहने वाले ना बने कि मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। ये ताने देने के लिए ये स्टंट किया गया है। कर्नल की पर्ची से ये फैसला लिखवाया गया है। ये कोई अदालत का फैसला नहीं है, ये किसी जज का फैसला नहीं है। जज तो सारे अल्लाह के फजल से वो तो मुनाफिक हो चुके हैं, वो तो अल्लाह की उनके ऊपर जो है ना लानतें पड़ चुकी है, वो तो मुनाफिक है। तो वो तो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते, ना ये मेरिट पे हुआ है, ना कोई ऐसी बात है इसमें। सिर्फ और सिर्फ ये लोलीपॉप है इस अवाम को कि देखें हमारी दुनिया को दिखाने के लिए, 20 करोड़ अवाम को धोखा देने के लिए कि देखें हमारे मुल्क में वो फैसला हुआ तो इंसाफ के, उसको छोड़ना नहीं है। ये एक बात ज़हन रखें, जब तक ये जिंदा है, जब तक ये चौधरी निजामुद्दीन जिंदा है, जब तक जनरल आसिम मुनीर जिंदा है, जब तक ये फील्ड मार्शल जिंदा है, ना ये इक़्तिदार को छोड़ेगा और ना ये इमरान खान को रहा करेगा। सिर्फ रास्ता है इंतखाब का, अवाम निकलेगी तो सारा मसला हल होगा, नंबर 1। और नंबर 2, ये सिर्फ प्रेशर है, प्रेशर एक तरफ प्रेशर पिच किया जा रहा है नून की तरफ, उसमें वो पैकेज बेहतरीन पैकेज निकलेगा, क्योंकि वो तो तलवे चाटने वाले, बूथ पॉलिश करने वाले चाचा और भतीजी हैं। ये सारा स्टंट है कि वो नोटिफिकेशन और ये वो सब कुछ स्टंट है, टोटली स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। एक उधर भी प्रेशर है और इधर ये है कि आज ये कर्नल की पर्ची से वो एक फैसला कराया जा रहा है कल, और आज वो फिर वो उसके इमरान खान के भांजे को उठाया जा रहा है। फिर नन्ही लड़की जो इमरान खान से लिपटी थी, प्यार करती थी, वो मिठाई तकसीम कर रही थी, उसको उठाया गया है। उसके साथ दूसरी बच्चियों को उठाया गया है। 4-5 साल की बच्ची को उठाना, थाने में ले जाना और इस तरह के दूसरी 2 बच्चियों ले जाना, तो इसमें बर्बरियत की मिसाल इससे ज्यादा क्या होगी? फरौन भी होता तो शर्मा जाता, फरौन ने भी ये नहीं किया था, तो जो ये फरौन कर रहा है, तो ये है सूरत। तो पीटीआई वाले किस चीज का बड़ी सोशल मीडिया पे शोर डाल रही है कि हमारी ये जो केस है जमानत हो गई है और अनकरीब इमरान खान रहा होने वाला है। ये कई दफा अदालतों ने गेम डाली है, कई दफा ये फिल्म चली है, तो पीटीआई के लोगों को हमारी बेवकूफी क्या नतीजा है? सब हम बेवकूफ हैं, हम जज्बाती कौम हैं, बस छोटी सी बात को इशू भी बना लेते हैं और अपने लिए बड़ा जो है ना मनोसलवा भी बना लेते हैं। हालांकि इसमें कोई खुशी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई खुशी वाली बात नहीं है। वो कर्नल साहब की पर्ची से ही हुआ है, उनको जानते हैं, वो जानते हैं कि हमने आगे क्या करना है, उन्होंने रहा नहीं करना, वो तो उन्हें पता है कि बड़े केस पड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ एक मैंने कहा ना कि स्टंट है, ये एक जो निजामुद्दीन का वार है, वो खेलते रहते हैं इस कौम के साथ।
वो 70-72 साल से इस कौम के साथ 75 साल से खेल रहे हैं। ये सिर्फ खेलते हैं, खिलौना समझते हैं इस भेड़ बकरियों को कि उनके साथ खेलो, कभी चाबी उल्टी कमाओ, कभी सीधी कमाओ और फिर तमाशा देखो। ये मदारी वाला तमाशा देखते रहते हैं। यही वो निजाम है जिसके लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है। यही वो गंदा निजाम है जिसके लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं। अब हम अपने फौज के गुलाम नहीं है, हम चंद जर्नैलों के गुलाम हैं। जो भी आता है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना होता है, वो अपनी ख्वाहिशात के नीचे एक नया निजाम लाता है। कभी बीडी मेंबर का निजाम आता है, कभी या का वो शराब और जुना का निजाम आता है, और अब फिर शराब का दौर आ चुका है। कभी नाज़िम का दौर आता है, कभी काउंसलर का दौर आता है। अभी को नया सिस्टम आ गया है 26 आइन तरमीम और 27वीं और ये अदालतों का और चक्कर लेना, सब कुछ ये आप सिस्टम देख रहे हैं। ये सारा कुछ एक जर्नैल की सोच और इस अदारे ने जो चंद जर्नैल बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कौम को महफूज बना के रखना है, ये उनकी सोच का नतीजा है। वो बैठे प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरह इस कौम को मफलूज कर रखना है और इस पाकिस्तान को मफलूज रखना है। ये है असल हकीकत। लेकिन सर दुनिया को तो पता ही है हमारा सिस्टम जो है, जिस तरह आपने बताया कि इंसानी हकूक का जनाजा निकलता है, 4-4 साल की बच्चियों को उठा लिया जाता है। और मैं कल देख रहा था एक वीडियो, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक गाड़ी पे पीटीआई का झंडा लगा हुआ था, उसमें खवातीन बैठी हुई थी, मर्द भी था, और वो पुलिस वाले ने झंडा उतार लिया। अब झंडा उतारने के बाद लड़ाई इस चीज़ में शुरू हुई, तू मैं। वो कहते अब हमें जाने दो, नहीं जी आप साइड पे करें, आपके साथ अभी हमने निपटना है। उसने कहा झंडा तो आपने उतार लिया, अब क्या निपटना है, और इसी पे वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। ये बताइए कि इतना खौफ झंडे से, लोगों के जज्बात से कब तक ये खेलते रहेंगे? जो ऊपर से आर्डर आया हुआ है ना, वो बदस्तूर प्रेशर का है कि इनको दबाओ, इनको दबाओ, इनको कुछ लो, क्योंकि जब नून लीग ये बात कर रही है इस वक्त, तो वो इसको लंदन प्लान याद करा रही है। तो लंदन प्लान में ये था कि जो वादा तुमने हमसे किया था कि इसको कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, तो अभी तक क्यों नहीं किया? तो ये वो ब्लैकमेलिंग है, ये वो वादा है। इस तरह के वादे इंसान जब अपनी ख्वाहिशात के लिए करता है, अपने तक के लिए करता है, तो फिर ज़ीलो रस्वा होता है। एक वादा हमने नून लीग से किया हुआ है, उसके नतीजे में हम परेशान भी हैं, जलील भी हो रहे हैं, ज़ीलुखार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, कालम भी लिखवा रहे हैं, मीडिया भी कंट्रोल कर रहे हैं, और सारे मुल्क को मफलूज भी किया हुआ है, निजाम को खत्म कर दिया है। और दूसरी तरफ हमने ट्रंप के साथ भी वादा कर लिया है। अब नून लीग से शर्मिंदगी के बाद हमें ट्रंप की शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ेगा। तो हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे इक़्तिदार को कोई परेशानी ना हो, मगर हम डलते जा रहे हैं अपनी अखलाकियात, अपनी इंसानियत के पर्ख से उड़ा के अपनी कब्र के अंदर। सुहेल वड़ैच के पीछे पड़ के कहते हैं कि डीजी एसपीआर ने कहा जी हमने तो कोई ऐसा नहीं कहा कि कोई माफ़ी मांगे, ये तो खुद इसने, तो उसकी भी कमख्ती आजकल आई हुई है। कौन सी फिल्म चल रही है पीछे? वो भी ड्रामा है, वो भी फिल्म है। उस ड्रामे का सीन पार्ट ये है कि कोई सहाफ़ी ये सवाल नहीं कर रहा कि बैठे बैठे सुहेल वड़ैच को टिकट किसने भेजा, वो किसके पैसों पे उधर बगैरत खंजीर हराम खाने के लिए चला गया, किसके पैसों पे होटल में पल रहा है, किसके पैसों पे उधर अय्याशी कर रहा है, और फिर फोटो के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। सहाफ़ी सारे मर गए, सारे मुर्दा हो गए, सारे बगैरत बन गए। तो तजिया नगार भी सवाल करे ना कि जो फोटो खिंचवाई थी, DGI एसपी साहब बताएं कि वो फोटो जो वो जेली थी, वो कौन है इसके साथ खड़ा हुआ वड़ैच के साथ, वो कौन बंदा है? क्या वो फील्ड मार्शल है या और कोई है, या वो उसकी तस्वीर है, या क्यों उसकी फोटो क्यों खिंचाई गई, क्यों बरसत में बल्कि में उसकी मुलाकात कराई गई, क्यों उसके साथ में सेटिंग हुई? क्या ये सारे सवाल है? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इतने बेवकूफ समझते हैं लोगों को कि एक बात आज करते हैं, फिर वो उसका यू टर्न लेते हैं। जब बेइज्जती होती है तो यू टर्न लेते हैं, जब बल्ले बल्ले होती है तो उसको 2-4 दिन और चला देते हैं। ये फिल्में, ये टोटे, ये चलाते रहते हैं रोज कोई ना कोई स्कैंडल, ताकि अवाम का जो है ना वो इनकलाब वाला ज़हन वो बदला रहे और हम इस तरह लगे रहें। एक तरफ इनका ये मिशन है कि अवाम न निकले, दूसरी तरफ इनका ये मिशन है कि अवाम को इतना दबाओ कि हला कुत्ता हाय हाय हो जाए और हम मार्शल लगाने के लिए आसानी पैदा हो जाए। यानी इनके बहुत सारे प्लानिंग हैं।
ये खुद कंफ्यूज हैं, ये खुद कंफ्यूज हैं कि मास्टर लगाएं या जमहूरियत में बनाएं या क्या करें, नकवी को लाएं या किसको लाएं, तलवे चाटने वाले चाचा भतीजी को रखें, किस तरह हम इस सिस्टम को आगे लाएं। बस हमें एक्सटेंशन चाहिए, हमें मौत तक कुर्सी चाहिए, वो कोई भी दे दे, बस हमें सब ठीक है। ये है सूरत। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, चाइना के वजीर खारजा दौरे पे हैं पाकिस्तान के, तो वो सिविल लोग तो नजर नहीं आ रहे, मिलिट्री वाली मुलाकातें कर रहे हैं। जब ट्रंप के साथ मुलाकात मिलिट्री का जनरल करता है तो सिविल का तो वहां से कोई नहीं है। ये तो फिर इमरान खान ठीक कहता था ना, ये तो अदली है, ये तो अदली है, बूट पॉलिश करने वाले, ये तो रबर स्टैंप है, ये तो फार्म 47 वाले, उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए फाना पूरी की हुई है पार्लियामेंट और सेनेट की। असल में जो ताकत है, ताकत का सब चीज सुनते तो निजाम भी है, सारे मामला तो वो देख रहा है, वो बजट के मामला देख रहा है, पैसे के मामला देख रहा है, वो अदारों के ऊपर अपने बंदे लगा रहा है, बिजली का वो वजीर है, वो आपाशी का वो वजीर है, एग्रीकल्चर का वो वजीर है, ये डीएचए प्लाटों का वो वजीर है, सारे की सारी वजारतें तो निजामुद्दीन के पास है। इनके पास ये तो सिर्फ इनको मोहरें लगवा के, इनसे साइन करवा के, इनको विजिट तो वो खुद भी है, तो निजामुद्दीन सब हो रहे हैं, बाकी इनको विजिट करवाने के लिए रखा हुआ है कि तुम जो मैं कहता हूँ करते जाओ, वरना फिर रगड़े जाओगे। जिस तरह वो वादा कहता है ना, जो भी सामने आएगा रगड़ा जाएगा, तो ये रगड़ा है, बस रगड़ा लग रहा है। वो एक ही आदमी है जिसके हाथ में डंडा है, वो उस डंडे के साथ सारे निजाम को वो खिला रहा और खेल रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, बात तो ठीक है, चीमा साकी की तस्वीर जो बनी वो कैसे बनी, तो खुद ही आपको पता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करना पड़ता है। वो कामयाब जा रहे हैं, ये नहीं कि नाकाम नहीं है। कौन सा फ़र्क पड़ता है, सोशल मीडिया पे कोई जो मर्जी बोलता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब